हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 12th NIUS का सोशल स्टडी का सब्जेक्ट, जिसका कोड नंबर है 213 गुरुजी क्लासेस के अंदर आप आए हैं। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप क्या मिस करने वाले हैं। आपको गुरुजी क्लासेस के ऊपर फ्री नोट्स की PDF दी जाएगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन दिया जाएगा, फ्री TMA एंड सॉल्यूशन दिया जाएगा। एंड ये सब लेने के लिए आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 8851450051 पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मेरी टीम आपको इन सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। आपको इतने सारे व्यूवर्स के मैसेज आ रहे हैं, एकदम से रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको धीरे धीरे सब मैसेजेस के रिप्लाई मिलेंगे। आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और मेरे द्वारा दी गई नॉलेज अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 आधुनिक विश्व, सामाजिक विज्ञान का ये मेरा सब्जेक्ट है और 213 इसका कोड नंबर है, 10th क्लास का है। गुरुजी क्लासेस के अंदर आए हैं। मैं आपको इस चैप्टर से पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, ये पार्ट 1 की वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। पार्ट 2 की वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व का मतलब होता है मॉडर्न एरा, मॉडर्न वर्ल्ड। इसका मतलब है यहाँ पर देखिए सामंतवाद के पतन के प्रभाव के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सामंतवाद, ठीक है। सामंतवाद क्या होता है? सामंत का मतलब होता है मालिक। मालिक मतलब किसका मालिक? भूमि का, मतलब जमीन का। जो जमीन का मालिक होता है उसे सामंतवाद बोला जाता है। यानी कि जमींदारी सिस्टम का जब खात्मा हो गया था उसके बाद क्या हुआ? पुनर्जागरण का अर्थ है इसकी विशेषता, सुधार और इसके प्रभाव। देखिए हम मतलब पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का क्या मतलब है, इसकी क्या विशेषता है, सुधार क्या है, इसके प्रभाव क्या थे। पुनर्जागरण का मतलब वो होता है कि देखिए जो नई जनरेशन जो होती है उस जनरेशन को किस हिसाब से, अपने हिसाब से वो क्वेश्चन करती है। जैसे कि आप देखिए हमारे पुराने जितने भी लोग होते हैं वो हमारी कुछ मान्यता है, आस्थाएं हैं, पर जो नई जनरेशन आ रही है आजकल वो पढ़ी लिखी है और वो हर चीज के पीछे क्वेश्चन उठाती है। तो इस क्वेश्चनिंग करने के लिए जो रीजन वगैरह हम पूछते हैं वो पुनर्जागरण काल बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर विज्ञान का विकास, कि विज्ञान का विकास कैसे हुआ। इस काल की प्रमुख वैज्ञानिक खोज तथा समुद्री यात्राओं के बारे में, यानी कि इस काल में प्रमुख वैज्ञानिक खोज क्या होती है, यानी कि साइंटिफिक इन्वेंशंस क्या हुई थी और समुद्री यात्राएं जो थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूरोप और शेष विश्व की औद्योगिक क्रांति, यानी कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जो बाकी का बचा हुआ विश्व था उसकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अमेरिका की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के बारे में यहां पर बताया जाएगा। जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय एकीकरण के संघर्ष पर चर्चा करेंगे। देखिए जर्मनी और इटली के अंदर जो राष्ट्र को लेके जो एकीकरण किया गया था उसके लिए जो संघर्ष हुआ उस पर चर्चा करेंगे हम। यहां पर समाजवादी विचारधाराएं, जो भी समाजवादी विचारधाराएं हैं, इन्हीं समाजवाद क्या होता है और रूसी क्रांति के विकास की जांच। देखिए समाजवादी क्या होता है? जो समाज के लिए काम करता है, यानी कि समाज को सर्वोपरि सबसे ऊपर रख के चलता है, उसे समाजवादी विचारधारा और समाजवादी लोग कहते हैं। इसके बाद 14वीं सदी के बाद यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में कई गंभीर परिवर्तन आए। देखिए जो 14वीं शताब्दी थी उसके बाद यूरोप के संस्कृति और बौद्धिक मतलब कि सोचने समझने में कई गंभीर परिवर्तन हुए जो आधुनिक काल में स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट के टाइम में स्पष्ट रूप से सामने देखे जाते हैं। जैसे संस्कृति और बौद्धिक जागरण ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में चिंतन किया। देखिए जैसे संस्कृति यानी कल्चर और बौद्धिक जागरण यानी कि आदमी की सोच जिस तरीके से उठती है उसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, समाज के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चिंतन और तर्क करने का प्रोत्साहन दिया, यानी कि उसके बारे में सोचने और उसके बारे में तर्क का मतलब क्वेश्चन करने का हमें प्रोत्साहन दिया। मतलब कि हमें प्रोत्साहन का मतलब हमें इंसाइट करा, हमें प्रेरणा दी तथा जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, यानी कि हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सबको प्रभावित किया। इसके बाद अरब देश में तर्क और वैज्ञानिक जांच की अवधि पहले से शुरू हो चुकी थी। देखिए अरब के जो देश थे वहां पर सोचने समझने और वैज्ञानिक जांच की, यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की जो टाइम था वो पहले से शुरू हो चुका था। यूरोप के पुनर्जागरण के दौरान हुए परिवर्तन ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। देखिए यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण की बात हमने पीछे करी उससे संपूर्ण विश्व में परिवर्तन हुए और संपूर्ण विश्व को उसने प्रभावित किया। इसके बाद
परिवर्तन सामंती प्रणाली के विघटन के साथ शुरू हुआ। देखिए जो परिवर्तन था वो सामंती प्रणाली यानी कि जमींदारी सिस्टम के विघटन यानी खत्म होने के साथ हुआ। सामंती प्रणाली के विघटन के अनेक कारण थे, यानी कि सामंती प्रणाली जो थी उसका विघटन, उसके खत्म होने के बहुत सारे कारण थे। शहरों और कस्बों को तीव्र गति के विकास, जो शहर और कस्बे थे उनका बहुत जल्दी से विकास हुआ। कृषि का विकास हुआ। व्यापार का उत्थान यानी कि व्यापार बढ़ा लोगों का, और व्यापारी वर्ग की अभिलाषा यानी कि जो ट्रेडिंग वर्ग होता था, यानी कि ट्रेडिंग जो व्यापारी वर्ग होता था उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई मार्केट के साथ। इसके बाद यहां पर आता है, यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के जीवन के प्रत्येक, देखिए यह कहना कोई गलत बात नहीं है कि 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन ला दिए। देखिए जो जीवन का हमारा हर एस्पेक्ट था, यानी कि जो जीवन का हमारा हर पहलू था उसमें परिवर्तन ला दिए। इसके बाद लोगों के विचारों का भी विकास हुआ, यानी कि लोगों की थिंकिंग भी बढ़ी और उनका विचारों का भी विकास हुआ। मानव के रूप में मानव जीवन का अध्ययन का विषय बन गया। देखिए मानव के रूप में यानी कि मानव का रूप में जो मानव का जीवन था वो एक अध्ययन का विषय बन गया, एक टॉपिक बन गया। धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च की मान्यताओं को व्याप्त बुराइयों में चुनौतियों को देने का कार्य किया। देखिए जो धर्म के बारे में जो भी आंदोलन थे, यानी कि जो भी मान्यताएं थी उसमें जो चर्च जो जैसा बताया जाता था उसमें चुनौतियां दी गई कि चर्च ऐसा क्यों बता रहा है। इसने शीघ्र ही ईसाई धर्म को भी दो भागों में बांट दिया। ईसाई धर्म को भी इसने दो भागों में बांट दिया, जो कि था एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट में विभाजित कर दिया। पुनर्जागरण में समाज में अनेक उपलब्धियां हुई। देखिए पुनर्जागरण काल में समाज के अंदर अनेक उपलब्धियां हुई। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि तो वैज्ञानिक और आधुनिक विज्ञान का विकास था। देखिए सबसे ज्यादा अच्छी उपलब्धि कौन सी थी? जो वैज्ञानिक और आधुनिक विज्ञान का विकास था। इसके बाद कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और न्यूटन का इस क्षेत्र में योगदान अत्यंत सराहनीय था। ठीक है, कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो और न्यूटन का इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान था और बहुत ज्यादा सराहाया गया, मतलब कि बहुत ज्यादा उसको पसंद करा गया, सराहनीय था। पुनर्जागरण काल में कुछ नया जानने की प्रकृति में समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया। देखिए पुनर्जागरण काल में कुछ नया जानने के लिए लोगों ने समुद्र की यात्राएं करी और एक देश से दूसरे देश जाकर वहां के लोगों को जाना, परखा और उनको पहचाना। परिणाम स्वरूप नए देशों की खोज हुई, यानी कि इससे क्या हुआ, फिर जो जितने भी नए देश जब तक मिले नहीं थे उन देशों की खोज हुई। इसके बाद औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई। देखिए जो भी औद्योगिक क्रांति थी वो कहां पर आरंभ हुई? वो हमारी इंग्लैंड में आरंभ हुई। इंग्लैंड में शुरू होने के बाद 1785 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज व्यापारी ने विदेशी व्यापार के माध्यम, देखिए 1785 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज व्यापारी जो थे विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी धन इकट्ठा कर रहे थे। यानी कि अंग्रेज जो व्यापारी थे वो जगह जगह जाकर विदेशी धन यानी कि फॉरेन करेंसी के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में धन इकट्ठा कर रहे थे और इसका उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कर रहे थे। देखिए और इसके लिए वो दूसरे देशों को गुलाम बना रहे थे। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। इसका उपनिवेश कच्चे माल की प्राप्ति के लिए सुरक्षित थे। देखिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे और वो उपनिवेश देशों से कच्चा माल प्राप्त कर रहे थे। 1783 में ईस्वी में अमेरिका में क्रांति हुई जिसे पूरे विश्व को समानता, स्वतंत्रता और अधिकार के अपने विचार से प्रभावित किया। देखिए 1783 के अंदर अमेरिका में क्रांति हुई जिसने पूरे विश्व को यानी कि पूरे वर्ल्ड को समानता, स्वतंत्रता और अधिकार के अपने विचारों में प्रभावित किया। यानी कि जो भी उनके अधिकार थे उससे अपने विचारों से उनको प्रभावित किया। इसके बाद फ्रांस की क्रांति पर लॉक, रूसो और वोल्टायर, देखिए लॉक, रूसो और वोल्टायर जैसे ये व्यक्तियों के नाम है। जैसे दार्शनिक कौन होते थे? जो लोग घूम घूम कर अच्छी सेइंग्स यानी कि प्रवचन देते थे लोगों को, उनको दार्शनिक बोला जाता था। विचारों का प्रभाव पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना और सुदृढ़ हुई। यूरोप के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी और अच्छी हुई और इटली तथा जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण हुआ। यानी इटली और जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण यानी कि मिला के बनाया गया। एकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, यानी कि उनके बड़े पैमाने पर आंदोलन करे गए उनको एकीकरण करने के लिए। इसके बाद औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं और आवश्यकताओं ने समाजवाद को जन्म दिया। देखिए औद्योगिक श्रमिक जो थे उनकी समस्याओं और समाजवाद को यहां पर जन्म दिया गया। रूस की क्रांति ऐसी ही जागृति का परिणाम थी। यानी कि रूस के अंदर जो क्रांति थी वो ऐसी ही जागृति यानी कि ऐसी ही मतलब लोगों के अंदर जो इच्छा थी जागने की, मतलब कि अपने देश के प्रति, उसकी एक परिणाम था जिसके कारण विश्व में पहली बार समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। जिसके कारण क्या हुआ था? विश्व के अंदर पहली बार समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये था इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा
तो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो का जो आपके लॉन्ग जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो समझ में नहीं आने वाले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा समझाया गया ये चैप्टर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। ज्यादा लंबा मैंने इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि हमारी बुक के अंदर बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है और इतने बड़े इंट्रोडक्शन को आपको समझने में बहुत समय भी लग जाएगा, और इसलिए मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन छोटा सा इसलिए तैयार करा गया है ताकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़े ना, एटलीस्ट उनका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आता हो और आप पढ़ के समझ जाए कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूं मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।